नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 10th मराठी अक्षर भारती क्वेश्चन बैंक चालू है हमारा 2021 का। महाराष्ट्र बोर्ड है, ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। याद से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पद्य विभाग हमारा चालू था। पद्य विभाग में हमने अंकिला मी दास तुझा कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने योगी सर्वकार सुखदाता भी कंप्लीट किया था। 2 दिवस ये भी जो पोयम है वो हमने कंप्लीट की थी। सो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो पोयम है वो है औक्षण। नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य, जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथेपुढे त्याची केवढीशी शान, वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे, तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। इंदिरा संत इसके कवि है, कवयित्री है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है मुट्ठी मध्य जे नाही। मुट्ठी मध्य मतलब मुठ यानी कि आपका जो फिस्ट होता है, मुट्ठी होती है, उसको बोला जाता है मुट्ठी। ओके, सो आपके मुठीमध्ये काय नाही आहे, मुठीत काय नाही आहे, तर मुठीत द्रव्य नाही आहे, इकडे दिलेलं आहे बघा, नाही मुठीमध्ये द्रव्य। त्याच्यानंतर शिरे, शिरेमध्ये काय नहीं आहे, तर रक्त नहीं है। शीर मतलब आपकी जो हाथ में जो नब्ज होती है उसको बोला जाता है शीरा मराठी में। ठीक है, सो मुठीमध्ये द्रव्य नाही आहे, शिरेमध्ये रक्त नाही आहे। जीव असा आहे, जीव कसा आहे, जीव हा लहान असा आहे, इकडे दिलेला आहे बघा, जीव हा कसा आहे, लहान आहे। नेक्स्ट है जवानांचे पाऊल असे आहे, जवान के पैर जो है वो कैसे है, जिद्दीचे मतलब बहुत ही जिद भरे है। इकडे आहे उत्तर, पाऊल जिद्दीचे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सैनिकांचे औक्षण कशाने केले जाते, तो कशाने के जगह पे आपका आंसर आएगा डोळ्यातील आसवांच्या ज्योतींनी, मतलब आँखों में जो आंसू बहते हैं वो उसके ज्योति से, मतलब उसको ज्योत बोला है, लौ बोला है दिए की, और उसी से क्या कर रहे हैं, मतलब पानी भरे आँखों से हम जो सैनिक को देखते हैं तो मानो जैसे कि हमारी आंखें उनकी क्या कर रही हैं, औक्षण ही कर रहे। औक्षण करना मतलब आरती उतार रही है, हम लोग वो पानी भरे आंखों से ही सैनिक की आरती उतार रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा था सैनिकांचे औक्षण कशाने केले जाते, तो आपको लिखना है सैनिकांचे औक्षण डोळ्यांतील आसवांच्या ज्योतींनी केले जाते। पूरा वाक्य आपको लिखना है क्योंकि ये एका वाक्यात है। दीन दुबळे असे कवयित्रीने कोणाला उद्देशून संबोधले आहे, मतलब पोयम में यहाँ पे कवियत्री ने दीन दुबळे ऐसा वर्ड यूज़ किया है, तो ऐसा वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, तो दीन दुबळे हा शब्द कवयित्रीने देशवासियांसाठी उद्देशून संबोधले आहे। हाँ, मतलब देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको कवयित्री ने दीन दुबळे कहा है। तो आपका आंसर कैसे लिखोगे आप, दीन दुबळे असे कवयित्रीने देशवासियांसाठी उद्देशून संबोधले आहे। क्लियर। सॉरी, आगे है समानार्थी शब्द। डोळे का नयन, कल्लोळ का लोळ, ये इजी है, देखिए ये लोळ ध्यान में रखिए, ये डबल ल हटा दीजिए। शान यानी कि वैभव, और औक्षण का मतलब होता है ओवाळने।
ठीक है, आरती उतारना मतलब ही ओवाळणे, मतलब ही औक्षण। यहाँ पे आपको इस लाइन का मीनिंग लिखना है, तुम्हाला समजलेला विचार। वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे, धडाडत्या तोफातून तुझे पाऊल जिद्दीचे। यहाँ पे युद्धभूमि का वर्णन किया गया है कि जो बम्बारा यानी कि जो तोफखाने होते हैं, सो बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होती है, उसमें से क्या आ रहा है, बहुत आवाज़ आ रहा है गोलियों का। कल्लोळ धुराचे मतलब यहाँ पे बहुत सारा धूल, धूल यानी कि बहुत ही धूल मिट्टी वाला वातावरण वहाँ पे है, क्योंकि धूल बंदूक दारू गोला सब ये जब एक्टिवेट होता है, यहाँ पे बारूद फेंका जाता है, वहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी हवा में उड़ जाती है स्फोट के कारण। तो वो सब धूल मिट्टी ऐसा कंडीशन है वहाँ पे। धड़ाड़ता तोफ खाना जो होता है उस वो हमेशा फटाफट फटाफट गोलियों से चालू रहता है। फिर भी इस परिस्थिति में हमारा जो देश का सैनिक होता है वो जिद के साथ एक एक पैर एक एक कदम से कदम वो आगे आगे बढ़ता रहता है। ये इसका मतलब होता है लाइन का, ठीक है। और ऊपर मैं बोलना भूल गई, अगर आपको औक्षण कविता अच्छे से समझनी है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद से दे दूंगी, ठीक है। आगे देखिए, औक्षण जब भी आप किसी यहाँ पे देखिए आपको 2 मार्क्स के लिए है, तो आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि कवितेची प्रस्तावना लिखना होगा। औक्षण या कवितेच्या कवयित्री इंदिरा संत या आहेत, ठीक आहे। या कवितेत त्यांनी सीमेवर जाणाऱ्या सैनिकाला ओवाळतानाचा प्रसंग वर्णन केलेला है, ठीक है। इस कविता में क्या किसका वर्णन किया है कवयित्री ने, तो जब सीमेवर मतलब जब सीमा पर हमारा देश का जो जवान है, सैनिक है, जब वो लड़ने के लिए जाता है तो उसको उसकी आरती उतारी जाती है, उसका तिलक किया जाता है। तो इसी चीज़ का वर्णन यहाँ पे किया गया है इस पूरे कविता में, तो वो लिखना है आपको। आगे, जेव्हा सैनिक युद्धभूमीवर लढायला जातो तेव्हा त्याच्या समोर बंदुकीच्या गोळ्यांचा तोफगोळ्यांचा भडीमार होत असतो। हाँ, जब सैनिक युद्धभूमि पर लड़ने के लिए जाता है तब उसके सामने बंदूक की गोलियां, तोफ गोला, इसका क्या होता है, भड़ीमार होता है। भड़ीमार यानी कि कंटिन्यूसली वो बंदूक की गोलियां चालू रहती है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है उस चीज़ का, ठीक है। त्याच्या समोर धुराचे लोट असतात, मतलब उसके सामने बहुत सारा धुआं ही धुआं होता है मिट्टी का। तरीही अशा परिस्थितीत न घाबरता आपल्या देशाचे सैनिक एक एक जिद्दीचे पाऊल पुढे टाकत पुढे पुढे जात असतात। फिर भी ऐसे डिफ़िकल्ट परिस्थिति में भी वो कभी भी घबराते नहीं हैं, न घबराता अपने देशाचे सैनिक मतलब हमारे देश के जो सैनिक है वो एक एक जिद्दीचे पाऊल टाकत मतलब एक एक जिद भरा कदम आगे करते करते चले जाते हैं। देशाचे संरक्षण करताना ते कसलाही विचार करत नाही, इतर कसलाही, मतलब जब वो देश की सेवा करते हैं, देश का रक्षण करते हैं, तो उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, ये इसका वर्णन है। आगे यहाँ पे आपको मुद्द्यांच्या आधारे कृती करा, 5 कृती करना है आपको, 6 दिया है उसमें से, ठीक है। देखिए, पहला है कवयित्री का नाम इंदिरा संत, आपको पता है। कवितेचा विषय क्या है, ये मैंने ऊपर भी बोला, फिर भी नीचे बोल रही हूँ। या कवितेत सैनिकांचे महत्त्व सांगितलेले आहे की सैनिक हमारे लाईफ में कितना इम्पॉर्टंट है। या कवितेत सैनिकाचे औक्षण करताना कवयित्रीच्या मनात येणाऱ्या भावभावनांचे वर्णन केले आहे। इस कविता में स्पेसिफिकली जब सैनिक मतलब कवयित्री सैनिक का जब औक्षण होता है तब उसके मन में किस तरह के विचार आते हैं, उसकी जो भावना है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसी का वर्णन इस पूरे कविता में ज़्यादा करके किया गया है। तो ये इस कविता का विषय है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट आपको लाइन दी जाती है, उसका अर्थ लिखना होता है। जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका मतलब, जेव्हा इंदिरा संत सीमेवर निघालेल्या सैनिकाला डोळ्यांच्या आसवांनी ओवाळायला सुरुवात करतात तेव्हा त्या म्हणतात की
सैनिकाचे कार्य इतके महान आहे की त्याच्यासमोर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाचा जीव अगदी क्षुल्लक वाटतो. ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, पर ऐसा ही आप लिखोगे तो ही वो पॉसिबल है. ठीक है, नहीं तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे वहाँ पे. तो कवि क्या बोल रही है, कवि इंदिरा जो संत है वो जब सीमा पे सैनिक लड़ने के लिए निकलता है तो वो किससे औक्षण करती है? दिया और बाती से करती है क्या? नहीं. किससे करती है? डोळ्यांच्या आसवांनी. ये हमने ऊपर ही लिखा है, यहाँ पे देखिए ये. ठीक है, सो वही चीज़ आपको फिर से नीचे लिखनी है कि कवयित्री क्या करती है, तिच्या डोळ्यांच्या आसवानी मतलब आंखों के आंसू से वो क्या करती है, सैनिक की आरती करना चालू कर देती है. और उसके मन में विचार क्या आता है, वो क्या बोलती है कि सैनिक का कार्य इतना महान होता है कि उसके कार्य के सामने हम जैसे जो सामान्य लोग होते हैं, तो हम जैसे सामान्य लोगों का जो जीव होता है, जान होती है, वो बिल्कुल ही क्या है, ज़ीरो है, क्षुल्लक है. मतलब सैनिक के जान के सामने हमारी जान कुछ भी नहीं है. सैनिकांसमोर जीव ओवाळला तरी तो खूपच लहान वाटतो. मतलब हमने अगर हमारा जान भी दे दी, मतलब हमारी जान भी दे दी तो भी वो बहुत ही लहान मतलब बहुत ही हमारा उनके जीने के सामने हमारा जीवन कुछ नहीं है. मतलब बहुत ही सिंपल है, लहान मतलब बहुत ही लो क्वालिटी है, ऐसा यहाँ पे बोला है. ठीक है, सैनिक से अगर हम कंपेयर करें तो सैनिकांची शौर्यगाथा एवढी महान आहे की त्यांच्यासमोर सामान्य माणसाची शान काहीच नाही. मतलब सैनिक का जीवन इतना शौर्य से भरा हुआ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते रहते हैं, बहुत शूर होते हैं. तो उनके सामने उनकी जितनी महानता है सैनिकों की, तो उस महानता के सामने हमारी जो सामान्य नागरिक है उनकी शान कुछ भी नहीं है. ठीक है, हम कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो, पर अगर सैनिक के सामने हम खड़े रहे तो हमारी शान कुछ भी नहीं है उनके आगे. ऐसा मीनिंग इस लाइन का है. आगे जाते हैं. आगे का आपका क्वेश्चन नंबर है कि एक मिनट. हाँ, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इसका शब्द का अर्थ लिखना है और ये कविता आपको आवडण्याचे न आवडण्याचे कारण. अर्थ देखते हैं. देखिए, द्रव्य का मतलब होता है संपत्ति यानी कि पैसा. शीर मतलब नस, मतलब नर्व्स, ये मैंने आपको बताया. रुधिर रक्त को मतलब ब्लड को ही रुधिर ऐसा शब्द है मराठी में, ध्यान दीजिए. और आसव यानी कि अश्रु यानी कि हमारे आंसू. ठीक है, नेक्स्ट है कविता आवडण्याचे वा ना आवडण्याचे कारण. मतलब ये कविता अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं तो क्यों नहीं पसंद है. ठीक है, ही कविता मला खूप आवडली. ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी कारण या कवितेतून मला सैनिकांचे संघर्षमय जीवन समजले. क्योंकि इस कविता के वजह से मुझे सैनिकों का संघर्षमय जीवन समझ में आया. सैनिक देशासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा करत नाही. मतलब सैनिक देश के लिए खुद के जीवन की कभी भी परवाह नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं. सैनिकांसमोर सामान्य नागरिक बलहीन असतो याची जाणीव मला झाली. मतलब सैनिक के सामने जो सामान्य नागरिक होता है वो बहुत ही क्या होता है, बलहीन होता है. मतलब उसमें कोई शक्ति नहीं होती. जितनी शक्ति मतलब अगर आप सैनिक के शक्ति के सामने नॉर्मल पर्सन की शक्ति कंपेयर करेंगे तो सामान्य नागरिक है आपको वो तो बलहीन ही दिखाई देगा, मतलब बिना सामर्थ्य वाला. या कवितेची भाषा खूप साधी सरळ आहे. मतलब इस कविता का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, साधी आहे, सरळ आहे. या कवितेत यमक व अनुप्रास अलंकार वापरले आहेत. मतलब इसमें ग्रामर भी आपको थोड़ा लिखना होता है. तो इसमें कौन से अलंकार यूज़ किए गए हैं, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं वही, मराठी में हम उसको अलंकार बोलते हैं. तो यमक यानी कि राइमिंग और अनुप्रास ये अलंकार यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. म्हणून ही कविता ऐकायला सुद्धा छान वाटते. इसके लिए ये कविता आप अगर सुनोगे तो भी आपको वो अच्छी लगेगी क्योंकि वो रिदम में फिर अच्छे से हम लोग गा सकते हैं. ओके, और इसलिए मुझे ये कविता बहुत बहुत अच्छी लगी. यहाँ पे हमारा औक्षण कविता खत्म. नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर का पोयम है रंग मजेचे रंग उद्याचे. ठीक है, सो पढ़ते हैं. फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी. धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगवू,
मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. उधळू फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाडे. गच्च माजतील राने होईल आभाळातून वृष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी. फेन धवलशा तुषारांमध्ये राहाल कैसे कष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती. आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या. गर्भरेशमी सळसळण्याच्या जगास सांगू गोष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. ओके, सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यंत्र संगति ने मेल, मतलब यंत्र के साथ आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको पैसा मिलेगा और दौलत मिलेगी, यह आपको यहाँ पे मिलता है आंसर. देखिए यंत्र, यहाँ पे यंत्राच्या संगती, मिळेल पैसा मिळेल दौलत, तो पैसा और दौलत ये शब्द आपको यहाँ पे लिखना है. आगे गच्च माजतील राने, मतलब बहुत, रान यानी कि जंगल, जंगल कैसे बढ़ेगा. और यहाँ पे है रुजतील देशी झाड़े, और देशी मतलब हमारे इंडिया के जो नेटिव ट्रीज है, देशी ट्रीज है, तो वो कैसे होगा. तो यहाँ पे आंसर दिया है उधळू फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाड़े गच्च माजतील राने. तो ये दोनों चीज़ें किसकी वजह से होंगी? अगर हम जो बीज होते हैं, ठीक है, किसी भी पेड़ को पैदा होने के लिए उसको बीजों की आवश्यकता लगती है, सीड्स. तो जब आप सीड्स को उधळणे, डोंगरांवर बिया उधळणे, उधळणे यानी कि स्प्रेड करना, और यहाँ पे ये एक्चुअली इन दोनों का आंसर एक ही है, पर उन्होंने दो अलग अलग क्रियापद यूज़ किया है. एक में उन्होंने उधळणे लिखा है, दूसरे में उन्होंने फेंकने लिखा है, पर दोनों का मतलब एक ही होता है, स्प्रेड करना और फेंकना. बीज को स्प्रेड करना है यहाँ वहाँ, मतलब फेंकना है दूर दूर तक, तब जाके बहुत सारा जंगल पैदा हो जाएगा, बहुत सारे देशी वृक्ष है वो वहाँ पे आ जाएंगे, खिल जाएंगे. ठीक है, सो दोनों का बेसिकली आंसर एक ही है, पर उन्होंने क्रियापद अलग अलग रखा है. आगे जाएंगे एका वाक्यात. दाट ताटवे कशाचे आहेत. हाँ, ताटवे यानी कि एक जगह, बुके बोल सकते हैं आप, कि बहुत सारे फूल एक ही जगह पे जब होते हैं उसको ताटवे बोला जाता है. ठीक है, सो फुला फुलांचे, दाट ताटवे कशाचे आहेत, कशाचे के जगह पे आप लिखोगे फुला फुलांचे आहेत. कहाँ पे है ये, यहाँ पे देखिए, फुला फुलांचे दाट ताटवे, पहली ही लाइन है. मने कोणत्या रंगाची असावीत, मतलब हमारा जो मन है वो किस रंग का होना चाहिए, हिरव्या रंगाची असावीत. यहाँ पे दिया है देखिए, हिरवी हिरवी मने भोवती. ठीक है, नेक्स्ट कवितेत शब्दांचे अर्थ, आपको मीनिंग लिखना है. सृष्टि का मतलब होता है निसर्ग, पुष्टि का मतलब होता है पाठबळ, पाठबळ का मतलब सपोर्ट करना, पुष्टि करना, सपोर्ट करना. बाद में होता है वृष्टि, वृष्टि यानी कि बारिश, पाउस. और तुष्टि, तुष्टि मतलब संतुष्ट होना या फिर तृप्त होना, सेटिस्फाइड होना. आगे काव्य सौंदर्य आपको लिखना है. यहाँ पे भी ये उन्होंने गलत किया है, ये काव्य सौंदर्य नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. काव्य सौंदर्य में लाइन आती है पोयम की, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी पर्याय सुचवा. मतलब वसुंधरा यानी कि क्या होती है, हमारी पृथ्वी, तो उसको बचाने के लिए, उसकी जो हरियाली है उसको बचाने के लिए आपको कुछ उपाय सुझाना है. सो आंसर देखते हैं. वसुंधरा म्हणजे आपली पृथ्वी, वसुंधरा मतलब हमारी पृथ्वी. पृथ्वी ही हिरव्यागार वृक्षांनी सजलेली होती, मतलब जब पृथ्वी बहुत इनिशियल स्टेज पे थी, स्टार्टिंग के स्टेज पे, तो बहुत वो वृक्षों से सजी धजी हुई थी. मात्र माणूस जेव्हा अधिक प्रगती करू लागला तेव्हापासून त्याने नैसर्गिक साधन संपत्तीला हानी निर्माण केली. पर जैसे जैसे इंसान ने प्रगति करना चालू किया, उसने क्या किया, नैसर्गिक जो साधन संपत्ति है, नेचुरल रिसोर्सेस, उसको उसने क्या किया, हानि निर्माण किया, प्रॉब्लम निर्माण किया उसने. वृक्षतोड़ केली, मतलब पेड़ों की कटाई की, त्यामुळे पृथ्वीचे रूप बदलले, और उसके वजह से पृथ्वी का जो रूप था वो चेंज हो गया. ती ओसाड पडली, ओसाड यानी कि क्या, ओपन, क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो वो ओपन हो गई. ओपन यानी कि क्या, वहाँ पे सिर्फ आपको मिट्टी ये सब चीज़ें दिखने
चालू हो गई, ठीक आहे, ड्राय हो गई ओसाड. आता जर पुन्हा वसुंधरेला हिरवेगार करायचं असेल, क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन ही वो था कि वसुंधरेला हिरवेगार कैसे करायचे. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, पहले आपको प्रॉब्लम बताना होता है, फिर आप सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है. सो मैंने प्रॉब्लम पहले बता दिया है, अभी हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे. कि आता जर पुन्हा वसुंधरेला हिरवेगार करायचं असेल, अगर हमारी धरती को फिर से हरा भरा बनाना है, तर आपल्याला भरपूर झाडे लावावे लागतील. हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, त्यांची काळजी घ्यावी लागेल, उनकी केयर करनी पड़ेगी. सिर्फ पेड़ों को लगा के छोड़ देना तो वो सूख जाएंगे, वो फिर से मर जाएंगे. तो आपको पेड़ों को लगाना ही नहीं है, तो उनकी परवरिश भी करना है, उनका ख्याल भी रखना है, ठीक है. आपल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे आपल्याला रक्षण केले पाहिजे. जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब सिर्फ पेड़ ही नहीं, जो रिवर्स है या फिर तालाब है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें रक्षण करना चाहिए. नैसर्गिक गोष्टींचा वापर योग्य प्रमाणातच केला पाहिजे. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल चीज़ें हैं, उनका सोच समझ के ही आपको उपयोग करना चाहिए. पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले पाहिजेत. पर्यावरण की केयर करने के लिए हमें बहुत सारे उपक्रम, अलग अलग प्रोग्राम करने चाहिए. लोकांच्या मनात वृक्षारोपणाबद्दल जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. मतलब लोगों के मन में पेड़ों के रिलेटेड अवेयरनेस आपको लोगों के बीच में, कि पेड़ों का महत्व क्या है, पेड़ क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको बताना चाहिए. जो अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है. सो एक बार अच्छे से मराठी में मैं रीड करके आपको बताती हूँ की वसुंधरेचे हिरवेपण जपण्यासाठी पर्याय सुचवा. वसुंधरा म्हणजे आपली पृथ्वी. पृथ्वी ही हिरव्यागार वृक्षांनी सजलेली होती. मात्र माणूस जेव्हा अधिक प्रगती करू लागला, तेव्हापासून त्याने नैसर्गिक साधनसंपत्तीला हानी निर्माण केली, वृक्षतोड केली. त्यामुळे पृथ्वीचे रूप बदलले, ती ओसाड पडली. आता जर पुन्हा वसुंधरेला हिरवेगार करायचे असेल, तर आपल्याला पुन्हा खूप झाडे लावावी लागतील, त्यांची काळजी घ्यावी लागेल. आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आपल्याला रक्षण केले पाहिजे. नैसर्गिक गोष्टींचा वापर योग्य प्रमाणातच केला पाहिजे. पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले पाहिजेत. लोकांच्या मनात वृक्षारोपणाबद्दल जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. ओके, समझ में आया आपको. नेक्स्ट है हमारा मुद्द्यांच्या आधारे कृती. फिर से कवयित्री का नाम है अंजलि कुलकर्णी. कवितेचा विषय क्या है, तो पर्यावरण की जोपासना यानी कि केयर करना, संवर्धन करना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ये आपको क्या देती है, शिकवण यानी कि ये आपको समझ देती है कविता. ये क्या समझाती है की पर्यावरणाची जोपासना केली पाहिजे, पर्यावरणाची काळजी केली पाहिजे, पर्यावरणाचं संरक्षण केलं पाहिजे. कवितेतून मिलनारा संदेश, मतलब इस कविता से आपको कौन सा संदेश मिलता है, क्या संदेश मिलता है. तो सबसे पहले वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है. या कवितेतून कवयित्री आपल्याला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत आहे. मतलब इस पोयम के द्वारा कवयित्री हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ये संदेश दे रही है. हल्लीच्या नव्या काळात आपण खूप प्रगति करत आहोत. मतलब अभी के समय में हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, पण या प्रगति करण्याच्या नादात आपण आपल्या पृथ्वीला खूप त्रास देत आहोत. पर ये प्रगति या फिर डेवलपमेंट करते करते हम लोग हमारे पृथ्वी को बहुत तकलीफ भी दे रहे हैं. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपल्याला आपल्या निसर्गाचे रक्षण केले पाहिजे. और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी ये समय है कि हमें हमारी पृथ्वी का भी संरक्षण करना चाहिए. निसर्गाशी असलेला आपलं नातं आपल्याला कधीच न तोडण्याचा उपदेश कवयित्री येथे देतात. मतलब नेचर के साथ, निसर्ग के साथ आपका जो भी रिलेशन है, नातं यानी कि रिलेशन, क्योंकि नेचर और इंसान ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. तो हमारा ये जो रिलेशन है, ये जो नाता है, तो आपल्याला कधीच न तोड़ायचा. मतलब ये कभी भी टूटना नहीं चाहिए. डेवलपमेंट हो, कितनी भी डेवलपमेंट आप कीजिए आपके लाइफ में, आप प्रगति कीजिए, पर आपको नेचर से आपका रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए. यही उपदेश ये कविता आपको देती है. आगे आपको पूछा है कविता आवडण्याचे वा ना आवडण्याचे कारण. मतलब ये कविता आपको पसंद है की नहीं पसंद है. सो मैंने लिखा है, ही कविता मला खूप आवडली कारण या कवितेतून मला पर्यावरणाचे महत्त्व समजले. ठीक है, ये मुझे पोएम बहुत अच्छी लगी क्योंकि पर्यावरण का इम्पॉर्टन्स मुझे समझा. संगणक युगासोबत राहताना आपल्याला निसर्गाशी असलेले संबंध देखील नीट ठेवले पाहिजेत याची जाणीव ही कविता वाचून होते. मतलब
नेचर के साथ रहते हमारा जो संबंध है, रिलेशन है, वो अच्छा रहना चाहिए। इसकी जाणीव यानी इसका एहसास मुझे ये कविता पढ़ के हुआ। बाद में आप लिखोगे की या कवितेची भाषा ही साधी आणि सरळ आहे, बहुत इझी लँग्वेज है। या कवितेत यमक आणि अनुप्रास अलंकार वापरले आहेत, मतलब इस कविता में यमक अलंकार यूज़ किया है, अनुप्रास अलंकार यूज़ किया है, म्हणून ही कविता ऐकायला सुद्धा छान वाटते और इसी वजह से ये कविता सुनने को भी बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, और नेक्स्ट है ओळींचा अर्थ और शब्दांचे अर्थ। सो शब्दांचे अर्थ देखते हैं। दृष्टि का मतलब होता है नज़र, हाथ मतलब कर हैंड, वृक्ष मतलब झाड और दौलत मतलब संपत्ती। कवितेच्या लाईनी दिलेल्या आहेत 2। धान्य देईन संगणक हा, काळी आई जगवू, मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी। तो इसका आपको मीनिंग लिखना है। तो देखिए ओळीचा अर्थ, रंगमजेचे रंग उद्याचे या कवितेत कवयित्रीने पर्यावरण जोपासनेची शिकवण दिली आहे। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले कि पर्यावरण की केयर करनी चाहिए, यही आपको ये कविता सिखाती है। कवयित्री म्हणते की, अभी आपको मीनिंग बताना है उस लाइन का। तो कवयित्री क्या बोलती है, आपल्याला पोट भरण्यासाठी अन्नाची गरज असते, मतलब हमें हमारा पेट भरने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है। हे अन्न आपल्याला काळ्या आईतून म्हणजे जमिनीतून मिळते, मतलब ये जो अनाज होता है वो हमें काले मिट्टी से यानी कि धरती से ही मिलता है। संगणकामुळे, संगणक यानी की कॉम्प्युटर, संगणकामुळे जरी आपण प्रगती करत असलो तरी किंवा खूप पैसे कमवत असलो तरी पोट भरण्यासाठी आपल्याला अन्नाचीच गरज असते। मतलब टेक्नोलॉजी, संगणक, कंप्यूटर से हम चाहे कितनी भी प्रगति कर ले या फिर उससे कितने भी ज़्यादा पैसे कमा ले, पर हमें पेट भरने के लिए तो अनाज ही लगेगा, अन्न ही लगेगा। ठीक है, पैसे आप नहीं खा सकते, प्रगति को आप खा नहीं सकते। ठीक है, या धरणीत बी पेरून शेत नांगरून शेतकरी शेतात कष्ट करतो, मतलब इस धरती पे, इस काले धरती पर मिट्टी में बीज बोकर शेत नांगरून मतलब प्लोइंग करके, ठीक है, शेतकरी जो होता है, किसान जो होता है वो क्या करता है, शेतात कष्ट करतो, मतलब खेत में बहुत ही कष्ट करता है। पीक पिकवतो, मतलब क्रॉप वो क्या करता है, क्रॉप को वो खेती करता है, डेवलप करता है वहाँ पे। ठीक है, अन्नधान्य पैदा करता है, त्यामुळे आपल्याला शेतकऱ्याला नेहमीच पाठिंबा दिला पाहिजे। और इसी वजह से हमें किसान को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, पाठिंबा यानी कि सपोर्ट करना चाहिए, त्याचे सामर्थ्य वाढवले पाहिजे, उसकी जो ताकत है वो हमें ही बढ़ानी होगी। क्योंकि हमारे देखिए लाइन में ही वो है कि माती मध्य जे हाथ राबती, मतलब मिट्टी में जिसके हाथ हमेशा काम करते वो होता है किसान। तो तयास देव पुष्टि, मतलब उसको हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसी के वजह से हम अनाज खा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं इस वीडियो को, और बची हुई है हमारी 2 पोयम, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ना, नहीं तो वीडियो बहुत ही क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। इसके वजह से हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर लास्ट 2 पोयम अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।